Amit Shah's suggestion that a person from Tamil Nadu can be a future Prime Minister candidate has triggered a big political war in the state. बेंगलुरु, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत फूलों से किया जाता है, तमिलनाडु में वहीं काले झंडे और गो बैक मोदी ट्विटर पर ट्रेंड में लाकर किया जाता है। ऐसा क्यों? Miss Prime Minister Modi was greeted by black flags by the fringe group TVK chanting "Go Back Modi" slogans. गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर बीजेपी की सत्ता चलती है, वहीं पर तमिलनाडु में ये कहानी उल्टी क्यों पड़ जाती है? आपको पता है, असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट के अनाउंस होने से 1 घंटे पहले तमिलनाडु में ट्विटर पर एंटी नरेंद्र मोदी वेव शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है तमिलनाडु में? तो आज इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसका कारण ना हिस्ट्री में छुपा है, क्योंकि अगर हम पास्ट में देखें तो तमिलनाडु, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था, उस समय ना अंग्रेजों का राज था, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, सब जजेस, डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ और म्यूनिसिपैलिटीज की पोस्ट के लिए ना मोस्टली तेलुगु ब्राह्मण और तमिल ब्राह्मण, जो कि हाईली लिटरेट और इंग्लिश जानते थे, सिर्फ उन्हीं को ही पोस्ट दी, जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ 3.2% की थी। इसी रीजन की वजह से ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स के बीच में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल एंगल से गैप बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि नॉन ब्राह्मण्स को काफी कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। इसलिए 1916 में नॉन ब्राह्मण्स ने मिलकर जस्टिस पार्टी की शुरुआत की, जिनके साथ कास्ट बेसिस पर जॉब में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इसीलिए उन्होंने आगे चलकर द्रविड़ आंदोलन की भी शुरुआत की। उसी के बीच रामासामी, जिसे पेरियार भी कहते हैं, जो कि खुद ब्राह्मण डोमिनेंसी, जेंडर और कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ थे ना, उनका मंत्र था नो गॉड, नो रिलीजन, नो गांधी, नो कांग्रेस, नो ब्राह्मण्स। क्योंकि जब वो 1919 में कांग्रेस पार्टी में थे, तो उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं ना, वो ब्राह्मण्स के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं और नॉन ब्राह्मण्स के साथ कल्चरल और रिलीजियस मैटर में भेदभाव किया जा रहा है। तो इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर 1926 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसका मकसद था रैशनलिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट, विमेन्स राइट और कास्ट को हटाना, जिनकी याद में आज भी तमिलनाडु में सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक ऐसा इंसिडेंस जिसके बाद रामासामी पेरियार की आइडियोलॉजी ब्राह्मण्स की तरफ ना बिल्कुल ही बदल गई। एक्चुअल में 1904 में रामासामी काशी विश्वनाथ के मंदिर में गए। वहां पर ना उनको काफी भूख लगी थी, तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण्स फ्री खाना दे रहे। जब वो खाना खाने के लिए उस एरिया में गए, तो उनको गेट कीपर ने ना तो सिर्फ अंदर जाने दिया, बल्कि धक्का मारकर स्ट्रीट की तरफ फेंक दिया। जिसके बाद उन्होंने ध्यान दिया कि कैसे ब्राह्मण्स नॉन ब्राह्मण्स के साथ बिहेव कर रहे हैं। फिर 1937 के इलेक्शंस में जब जस्टिस पार्टी कांग्रेस पार्टी से हार जाती है, तो वो पेरियार के साथ जुड़ जाते हैं और पार्टी को रीनेम कर दिया जाता है। अब कांग्रेस पार्टी, जो कि लीड में थी, उनके लीडर राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के हर एक स्कूल में कंपल्सरी कर देते कि हिंदी को पढ़ाया जाना चाहिए, जिसको पेरियार और जस्टिस पार्टी, एक्चुअल में जस्टिस पार्टी के कुछ लीडर्स जो थे, वो पेरियार की लीडरशिप और उनके विचारों से प्रभावित नहीं थे, तो इसलिए वो फिर से अपनी जस्टिस पार्टी को शुरू करते हैं। अब दोनों ही पार्टीज हिंदी लैंग्वेज के खिलाफ थी, इसलिए काफी सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, मार्च हुए, फास्ट हुए। फिर जाकर 1940 में गवर्नर लॉर्ड एरिस्किन जब इस मैंडेट को हटाते हैं, तब जाकर ना कंडीशंस नॉर्मल होती हैं। पर ये सिलसिला ना यहीं पर नहीं रुका, बल्कि आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार ने फिर से भारत के सभी स्टेट्स के स्कूल में ये कंपल्सरी कर दिया कि ना हिंदी को पढ़ाया जाना चाहिए। जिसके बाद रामासामी पेरियार ने इसका अगेंस्ट किया, क्योंकि उनका मानना था हिंदी की वजह से तमिल लोगों का कल्चर और उनकी प्रोग्रेस खतरे में आ सकती है। इसलिए ना जब भारत का संविधान लिखा जाना था, तब ये चूज करना था कि कौन सी हमारी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जिसके लिए भी काफी लंबी डिबेट चली थी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाकर कहा कि इंग्लिश का भी यूज होगा बियॉन्ड 1965। अब जैसे जैसे 1965 आता है, तब फिर से मद्रास स्टेट में एंटी हिंदी मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिसमें ना कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि ये मूवमेंट अगले 2 महीनों तक चलता है, जिसमें लाठी चार्ज,
पुलिस फायरिंग, वायलेंस बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने श्योर किया कि इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी जब तक जिन स्टेट्स की हिंदी भाषा नहीं है वो स्टेट्स चाहते हैं। इसलिए 1967 की असेंबली इलेक्शन जो तमिलनाडु में थी उसमें डीएमके जीत जाती है और अपनी सरकार बनाती है। उसके बाद से ना तो कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार बना पाती है और ना ही बीजेपी, क्योंकि 2014 में ना जब बीजेपी पावर में आई थी तो उन्होंने हर डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, बैंक्स की जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स थी उनके अकाउंट्स पर ना हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का इस्तेमाल करने के लिए कहा, बट ज्यादा प्रायोरिटी हिंदी भाषा को दी। इसीलिए 1967 के असेंबली इलेक्शन के बाद से तमिलनाडु में सिर्फ 2 पार्टीज ही लीड करती हैं, एक है डीएमके और दूसरी है AIADMK। There is a injustice caused by the government of India. Till 25-26, more than 6 years, we lost about 62,098 crores. That any finance minister can intervene to say, I don't like this state, stop the payment. No way. It cannot happen that way. आप सब लोगों ने ना न्यूज़ पे काफी सुना होगा कि सेंटर और साउथर्न स्टेट्स के हमेशा फंड्स को लेकर कहासुनी चलती रहती है, जिसपे हर एक डिबेट में ये लाइन कॉमन होती है कि सेंटर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के साथ इक्वली रेवेन्यू शेयर नहीं कर रहा और जिस रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें सिंस 2005 वेटेज पॉपुलेशन और एरिया को दी जा रही है। बट 2 और क्राइटेरिया को 15 फाइनेंस कमीशन में ऐड किया गया। अब ये फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन का मतलब ये एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी जो डिसाइड करती है कि सेंटर और स्टेट में कितना रेवेन्यू शेयर किया जाना चाहिए। अब इन्होंने ना 2 क्राइटेरिया को ऐड किया, इनकम डिस्टेंस और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब कि स्टेट में कितनी फर्टिलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, सेक्स रेशियो है, उनके लिए हेल्थ केयर और जेंडर इक्वलिटी कैसी है। वहीं पर इनकम डिस्टेंस का मतलब कि कितनी स्टेट की इनकम है, उसको हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट के साथ ना कंपेयर किया जाता है। अब अगर उनकी इनकम कम हो तो उनके साथ ज़्यादा रेवेन्यू शेयर किया जाता है। अब बिजनेस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जिस पैरामीटर को सबसे ज़्यादा वेटेज दी जानी चाहिए उसको कम दी जा रही है, जो कि है फिस्कल कंडीशन। फिस्कल कंडीशन का मतलब कि अगर स्टेट एक्सपेंडिचर कई ही चीज़ों पे कर रही है तो इन रिटर्न अलग अलग सोर्सेज से कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है ताकि स्टेट की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हो। अब उस पैरामीटर की वेटेज सिर्फ 2.5% की है, जो कि 13 फाइनेंस कमीशन में 17.5% की थी। इसीलिए अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर स्टेट एक सिंगल रुपी भी सेंटर के साथ शेयर कर रही है तो सेंटर इन रिटर्न स्टेट के साथ कितने पैसे शेयर कर रही है। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।